हेलो गाइस, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 का एग्जामिनेशन है वो 1 सितंबर को कंडक्ट हो गया है। होपफुली आप सबका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा और आप कॉन्फिडेंट होंगे कि आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे फेज़ 1। हमारी जो मॉक्स है होपफुली आपको हेल्प किया होगा अच्छे से, और जो हमारा संपूर्ण है या फिर बजट का जो हमारा कवरेज है उससे आपको हेल्प मिली होगी। तो आज हम देखेंगे कि नाबार्ड का जो फेज़ 2 है उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फेज़ 1 का ओवरव्यू देखना है कि कैसा था फेज़ 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूआरई की अगर बात करें तो क्वांट था वो ईजियर साइड था। जो सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है, इस बार भी पूछा गया था, तो क्वांट में उतना लोगों को परेशानी नहीं हुई। जो रीजनिंग था उसमें आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी कि सीलॉग्स नहीं था रीजनिंग में, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ कि कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। फिर भी वहाँ पे जो ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन था वो इजी था, तो आपने अगर वो कर लिया है तो 3 मार्क वहाँ के और 2-3 मार्क मिसलेनियस से आपके अच्छे से कवर हो सकते थे। वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ भी नहीं था, तो इसलिए भी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश भी जो हर साल जो सिमिलर लाइन पे ही था, उतना कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है हमारा डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज, विच वाज आल्सो ऑन ईजियर साइड कि लास्ट ईयर आता है ऐसा ही था, कुछ सरप्राइजेस हमें उसमें नहीं मिले। फिर आता है हमारा जीए, जिसमें लोगों को बहुत सरप्राइजेस मिले कि उन्होंने फाइनेंस में से क्वेश्चन पूछ लिए, जो आरबीआई के सर्कुलर है वहाँ से क्वेश्चन थे, जो अनकन्वेंशनल बोल सकते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस है वो हमें देखे गए। तो इसमें आप फिर इजीली वहाँ से देख सकेंगे कि जो सेक्शनल कट ऑफ है वो कम ही रहेगा। तो अगर आपने 20 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपने 5 भी अटेम्प्ट करे हैं और उसमें से 3 या 4 भी सही है तो भी आप सेफ है, उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन चीज़ यहाँ पे वही थी कि आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना था। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फिर आपको रिस्क लेके अटेम्प्ट नहीं करना था। अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है और अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा जीए। तो नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे कि भाई जो फाइनेंस वाला पार्ट है वो पूछ लेंगे कि सर्कुलर से कुछ क्वेश्चन आ गए या फिर बहुत टेक्निकल वाला कुछ आ गया, तो वो सब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो जो मॉक्स है उसमें भी हम अपना ध्यान रखेंगे उसमें। फिर आया हमारा ईएसआई था, वो भी कंपेरेटिवली मॉडरेट ही था। आप उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चंस थे वहाँ पे। पीआईबी से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, बजट है उसमें से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिले। तो ईएसआई था वो भी सिमिलर लाइंस पे ही था। एआरडी था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है इस बार। जो क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल थे कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन का आंसर ये होगा। फॉर एग्जांपल जो सब सरफेस जो ड्रिप इरिगेशन वाला था, तो वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, पर अगर उस किसी बंदे ने अच्छे से समझा है कि सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है और ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, तो अगर दोनों कॉन्सेप्ट उसको पता है तभी वो मार्क करेगा कि उसका आंसर सब सरफेस इरिगेशन आएगा। तो एआरडी में है जो बहुत टेक्निकल चीज़ें जो लास्ट ईयर पूछ ली गई थी। फॉर एग्जांपल डिसीज़ के बारे में बहुत पूछ लिया गया था, स्पेसिफिक डिसीज़ के बारे में पूछ लिया, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में कुछ बहुत अंदर जाके पूछ लिया। तो ऐसा हमें इस बार नहीं देखने को मिला। इसमें एनिमल हस्बेंड्री का एक ही क्वेश्चन था कि कौन सा वाला जो है वो मिल्क यील्ड सबसे ज़्यादा देता है, या फिर हॉर्टिकल्चर में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला कि जो ग्रीन हाउस है उसके लिए जो सब्सिडी बिलों में से कौन प्रोवाइड करता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं तो वो हमारी कंपैरेटिवली हम टेक्निकल नहीं बोल सकते, वो कंपैरेटिवली इजी बोल सकते हैं, मॉडरेट बोल सकते हैं। तो वो भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईएसआई और एआरडी दोनों मॉडरेट लेवल के थे। तो हमारे गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं वो हम बात करते हैं। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन तो कोई नहीं कर पाएगा अभी पे। अभी जो भी कर रहा है वो सिर्फ एजुकेटेड गैस है, पर आपने अटेम्प्ट कितना किया है और आपको खुद में कॉन्फिडेंस कितना है, उसके बेसिस पे आप अपनी जो फेज़ 2 की है वो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो जीए में अगर आपका
बहुत ख़राब रहा होगा तो वो आपने 4 या 5 अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो 4 या 5 वहाँ से, और ESI और ERD में अगर देखें कि 30-30 ले ले 40-40 में से, तो ये 60 हो गया हमारा और 65 हो गया। फिर जो क्वेश्चन बचे, जो 30 तो करने नहीं है, हमें मैक्सिमाइज करना है, तो अगर आपके 70 के आसपास अगर अटेम्प्ट है, मैं अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ, आपका मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 70 के आसपास आपके अटेम्प्ट्स है विथ गुड एक्यूरेसी, 80-85 ऐसा आप सोच सकते हैं, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो अच्छा गया है, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो 70 के आसपास, 75 का काफ़ी लोगों ने 80 के आसपास भी किया होगा, पर उसमें फिर एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अच्छे से रिस्क कैसे लिया है, वो भी देखना रहेगा। तो 70 के आसपास है, अच्छी आपकी एक्यूरेसी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका फेज़ 2 आराम से हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 70 से कम किया है तो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने 60 भी किया है पर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, आपने जो अटेम्प्ट्स करने में बहुत ही मेटिकुलस रहे हैं आप, कि आपका 90-95% तक एक्यूरेसी जा सकती है, तो आप फिर भी तैयारी करना चालू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि RBI भी है, RBI में भी सिमिलर ही ESI आता है, इंग्लिश भी आता है। तो आप क्या करेंगे, तब तक है वो ESI है, इंग्लिश है, उस पर आप काम करेंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंट है कि दोनों में अच्छा ही किया है, 75-70 इतना अटेम्प्ट किया है, तो आपको फुल फ्लेज्ड जो है फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नाबार्ड है वो जनरली 1 मंथ कर देता है, जो फेज़ 1 का जो रिज़ल्ट आता है उसमें। तो आप ऐसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर एंड हो जाएगा तब तक भी रिज़ल्ट नहीं आया होगा। सिर्फ अगर आपको तब पता चलेगा कि मेरा हो गया है, तो तब आपके पास सिर्फ 20 दिन ही बचेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट है वो 19 अक्टूबर ही है। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, दिस इज़ वेरी क्रूशियल टाइम। आपको अच्छे से अपनी जो फेज़ 2 की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो देखते हैं आज कैसे करना है तैयारी। फिर पहले देखते हैं फेज़ 2 का पैटर्न क्या है, अगर कोई नया है तो उसको अच्छे से बताएंगे। पेपर 1 है, पेपर 2 है, 2 ही पेपर है आपके, दोनों पेपर 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। अभी इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो इंग्लिश है, और सेकंड पेपर है वो हमारा ESI प्लस ARD है। अभी इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में 3 क्वेश्चन ही आते हैं सिर्फ, ठीक है। इंग्लिश में क्या क्या आता है, लेटर पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन पूछता है और एक प्रीसी पूछता है, ठीक है। तो ये लेटर पूछता है, ऐसे पूछता है, और एक प्रीसी पूछ लेता है। तो इससे ये 3 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, और उसमें ये यहाँ पे एक ध्यान रखने का है कि जो 100 मार्क्स है वो 100 ही रहेंगे, सेबी या IFSC या उसकी तरह जो है 1/3 में ये कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इंग्लिश का भी आप सोच सकते हैं कि 50% जो है वो इंग्लिश पे डिपेंड करेगा। और इंग्लिश में जो यहाँ पे नाबार्ड में जो चेकिंग होती है वो कंपैरेटिवली आप बोल सकते हैं कि टफ होती है। लोगों को 50 से 60 के रेंज में ही मार्क्स आते हैं, अगर बहुत एक्सेप्शनल है तो 65 तक, 63 तक भी जा सकते हैं। पर अगर आपका जो मार्क्स है वो 58 से 62 में आएगा तो आप एक्सेप्शनल है, ऐसा सोच लेना है कि बहुत कम लोग हैं जिसको 58 से 62 की रेंज में मार्क आएंगे। तो वो इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अपना टेक्निकल कैसा है वो देखना है कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने से कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक कितना हो रहा है, वो सभी वहाँ पे चेक होगा आपका अच्छे से। कंटेंट एज सच उतना मैटर नहीं करेगा जितना आपका टेक्निकल एबिलिटी टू राइट करेगा, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, नोटपैड में लिखेंगे, नोटपैड में आप प्रैक्टिस करेंगे, या फिर आपके पास कोई मॉक है कि वो है, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी लिखा है वो कहीं से चेक करवा लेना। फॉर एग्जांपल ग्रामरली में आपने चेक करवा लिया, या फिर क्विल बोट होता है उसमें से चेक कर दिया। तो ऐसा कोई भी टूल है कि जो आपका ग्रामर चेक करे या टेक्निकल चेक करे, तो आप उसमें अपना जो भी लिखा हुआ है वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो वो इंग्लिश के बारे में बात हो गई। अभी जो मेन बात है ये ESI और ARD वाली, तो 50-50 मार्क्स का आता है।
50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो पहले डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। 2 क्वेश्चंस ईच ऑफ 10 एंड 15 मार्क, तो 15 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए और 10 मार्क के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये मिला के हमारा 50 मार्क्स हो जाएगा। तो अभी इसमें क्या होता है, 15 मार्क्स होते हैं, उसका 600 वर्ड्स होता है। 600 वर्ड्स में आपको आंसर रखना रहेगा और इसमें 400 वर्ड्स रहेगा। ये सिर्फ बेसिक है, आगे हम उसमें डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसा रहेगा आपका। इसमें से जो एक है, एक क्वेश्चन है वो कंपलसरी रहेगा। फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन आपके पास 6 होंगे, पर उसमें से एक में ऐसा करेगा कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और उसमें 2 वो दे देगा कि ये 2 में से एक लिखना है आपको। क्यों? क्योंकि उनको जो टेक्निकल वाले जो क्वेश्चन है वो लिखवाने का बहुत शौक है। तो वो क्या करेंगे कि एक आपको टेक्निकल वाला क्रॉस ब्रीडिंग वाला दे देंगे और उसके साथ ही जो उसके कंपैरिजन में जो होगा वो भी टेक्निकल वाला ही होगा। तो टेक्निकल यानी एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करें कि यार ये मुझे पता नहीं है। एज अ जनरल इसकी बात हो रही है। अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर और वो सब किया है तो आपको ऑब्वियसली पता होगा। तो वो वहाँ पे एक क्वेश्चन कंपलसरी ऐसे दे देते हैं। फिर आता है 10 मार्कर में भी एक क्वेश्चन में ऐसा करेंगे कि वही आपको लिखना है, दूसरे में आपको चॉइस है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 50 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी उसमें क्या होता है, उसमें जो 20 क्वेश्चंस है वो 2 मार्कर होते हैं, तो 40 मार्क हो गया। और जो 10 क्वेश्चन है वो 1 मार्क के हो गए, तो वो फिर से 50 मार्क हो गया, ठीक है। तो 40 + 10 50 हो गए। तो ये हमारा पैटर्न है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, मेन बात पे आते हैं। अभी जो डिस्क्रिप्टिव है उसको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपने अभी तक जो भी किया है वो क्या बताया कि अच्छे से स्कीम्स पढ़ लिया और उसमें उसका अच्छे से मॉक्स दे दिया बहुत सारे, और वो सब अच्छे से मगअप कर लिया, पॉइंट्स मगअप कर लिया कि इसका ये स्कीम था, इसका इतना एलोकेशन था, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। तो आपने जो है वो तैयारी किया है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो आपका प्रिपरेशन है वो किया है। तो अभी जो फेज़ 2 है उसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा। उसमें आपको अपना जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा और अच्छे से आपको वो जो आपको पता है उसको आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो डिस्क्रिप्टिव है उसको अप्रोच करना है। हमारे प्रैक्टिस मॉक में 5 जो है वो डिस्क्रिप्टिव वाली मॉक अवेलेबल है, तो आप अगर वो चाहे तो बाय कर सकते हैं। उसमें हम अपना अच्छे से रिव्यू देंगे, आपको आप कहाँ पे स्ट्रांग है, आपका वीकनेस क्या है, वो सब हम बताएंगे और अच्छे से है आपको गाइडेंस मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो वो हमारी जो डिस्क्रिप्टिव मॉक है वो बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट रिव्यू मिलेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहली और बेसिक चीज़ कि वहाँ पे लोग भागे चले जाएंगे कि मैं ये टाइप कर लूँगा, कि टाइम कम है तो टाइपिंग मेरा थोड़ा स्लो है तो मैं जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपको पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है कि समझ में आ जाए अच्छे से। क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो ऐसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछेगा, वो आप उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट ईयर जो आरबीआई का मेंस था उसमें आपने देखा कि कैसे बहुत ही अंदर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक सरफेस लेवल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि मनरेगा, तो ऐसा नहीं है कि उसमें आपको मनरेगा में जो भी पता है वो लिखना है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका अंदर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो देखना है कि मनरेगा के बारे में क्या पूछ रहा है। अगर वो ऐसा पूछ रहा है कि मनरेगा से जो रूरल एरिया है उसमें क्या इम्पैक्ट हुआ, तो उसमें आपको फिर वो नहीं लिखना है कि मनरेगा में 100 दिन होते हैं, इसमें 50 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं और इसमें इतना 1/3 है वो 1/3 है वो वुमेन के लिए होता है, दोनों को सेम वो मिलता है। तो वो सब चीज़ वहाँ पे नहीं आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज़ मोस्ट बेसिक थिंग, ठीक है। तो अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना है और माइंड में क्लियर करना है कि ये पूछना क्या चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो हुआ हमारा अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर पहले में आपको बेसिक पता ही होगा कि इंट्रो होता है पहले, फिर बॉडी होता है और फिर कंक्लूजन आता है। ठीक है, 3 चीजें होती हैं। तो वहां पे आपको हेडिंग नहीं देना है कि ये इंट्रोडक्शन ऐसा हेडिंग, दैट इज नॉट द वे। आपको अच्छे से पहले जो है वो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है उसका बेसिक जो आपको पता है, कुछ डेफिनेशन पता है, कुछ आपको डेटा पॉइंट पता है, उससे आपको जो अपना क्वेश्चन का आंसर है वो स्टार्ट करना है। तो वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बॉडी में फिर क्या आएगा कि क्वेश्चन जो पूछना चाहता है उसको डायरेक्टली आपको अटैक करना है बॉडी में, कि वो जो पूछ रहा है वो बताना है, घूमना फिरना नहीं है। ठीक है, जो एग्जैक्ट पूछा है वही बताएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ भी पता नहीं है कुछ भी, तो फिर आप आजू बाजू का लिख सकते हैं। पर आपको पता है कि मुझे क्वेश्चन में पता है क्या लिखना है और मुझे आता भी है, तो वहाँ पे ही आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा बॉडी। और फिर कंक्लूजन में क्या करना है, जो बॉडी में है वो समराइज करना है और फिर फॉरवर्ड लुकिंग अपना देना है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, या फिर कहाँ पे हमारा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो आपका क्वेश्चन पूछा है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि इसमें समराइज क्या कर सकते हैं, कि आपको सिर्फ ब्लैक वाला कुछ नहीं देना है कि सब गलत चल रहा है, ये है वो है, या फिर पूरा वाइट वाला भी नहीं देना है कि सब सही ही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको बैलेंस करना है। आपका जो आंसर है उसमें बैलेंस दिखना चाहिए कि आपने पहले बताया कि इतना सारा सब सही भी चल रहा है, पर यहाँ पे है वो इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो वो आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हुई हमारी स्ट्रक्चर के बारे में। फिर आता है हमारा कवर मल्टीपल डायमेंशन। तो इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका ब्रॉड बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास। तो वो कैसे होगा, अगर उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा है आपको, तो फिर उसमें ऐसा ही नहीं है कि फिर सिर्फ जो पैसे के बारे में है, फाइनेंस के बारे में है, उसी के बारे में दिखाना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको डायमेंशन दूसरा भी देखना है कि उससे वुमेन एम्पावरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे जो क्रेडिट है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, उससे जो वहाँ पे के जो एजुकेशन है या हेल्थ है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो वो सब चीज़ें जब आप एक साथ देखेंगे तो आपका एक ब्रॉड पिक्चर है वो जनरेट होगा, और तभी आप है जो आपका आंसर है वो होलिस्टिक बनेगा। तो वो क्या है, तो वो मल्टीपल डायमेंशन अगर आप कवर करेंगे तभी होगा। अगर उसने स्पेसिफाई किया हुआ है क्वेश्चन में कि आपको ये डायमेंशन बताना है, तो फिर तो बात रही ही नहीं। पर अगर एक जेनेरिक अच्छा सा क्वेश्चन है कि इसके बारे में बताइए, तो आपको उसमें दिखाना है कि मुझे ब्रॉड बेस सारे सेक्टर है, उसमें क्या इम्पैक्ट होगा वो सब पता है। ठीक है, आप उसमें पेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, फिर आप उसमें स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप सिंप्लीफाई कीजिए जिससे अच्छा स्ट्रक्चर आए अपने क्वेश्चन में, कि जो एग्जामिनर जो आपका आंसर चेक कर रहा है उसको पता चले कि ये कैसे मैं ये आंसर है उसमें मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही आपकी अच्छी हो गई, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1 मार्क 2 मार्क वो आपके बढ़ जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो वो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है वर्ड लिमिट के बारे में। तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 600 वर्ड्स है, मेरे से 600 वर्ड मेरा स्पीड ही नहीं है, वर्ड लिमिट में कवर ही नहीं कर पाऊंगा, ये वो ऐसा सब बोलेंगे। पर जो लिमिट है वो क्या है कि आपको उतने में बताना है। अगर उससे कम में आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका प्रॉपर आंसर आपने दे दिया तो वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 600 वर्ड का क्वेश्चन है और आपने अगर 500 वर्ड्स है, इसमें अपना पूरा आंसर कंसाइज वे में अच्छे से सारा मल्टीपल डायमेंशन कवर करके दे दिया है, तो उसमें और जिसने 600 लिखा है और सब कवर नहीं किया है उसमें, तो 500 वर्ड वाला है उसको ऑलवेज ज़्यादा मार्क मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कवरेज है वो होलिस्टिक है, उसने कंसाइज लिखा है, उसने ऐसा नहीं किया है कि मुझे सिर्फ 600 वर्ड तक पहुंचना है तो मैं कुछ भी लिख दूंगा। तो ये वहाँ पे एग्जामिनर है उसको पता चल जाएगा कि आपने जो चेक कर रहा है उसको पता चल ही जाएगा कि ये सिर्फ वर्ड लिमिट बढ़ाने के लिए ही कर रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि आपको 600 वर्ड है वहाँ पे पहुँचना है, आप ट्राई करिए कि 550 उतने सारे वर्ड 550 तक पहुँचने का ट्राई करिए। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं है, 470 हो 500 हो वहाँ तक तो पहुँचने का ट्राई करना ही है अपन को। तो उतना करना है और फिर अपने पे वो रखना है कि सब हमारा अटेम्प्ट हो जाए। आप ऐसा मत करने चाहिएगा कि 600 वर्ड है मैं 600 लिखूंगा, फिर आप 4 में से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, तो वो कभी भी अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है और उससे जो है आपको मार्क्स में है बहुत ही डीप दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो वर्ड लिमिट को उतना सीरियसली नहीं लेना है आपको। अगर 80% तक आपने वर्ड लिमिट कवर कर ली है और आपने अच्छे से आंसर दिया है, कंसाइज वे में दिया है, स्ट्रक्चर अच्छा रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ठीक है, कंसाइज बोल दिया है मैंने। ठीक है, फिर आता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो ये दोनों कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि अगर आपने वर्ड लिमिट, अगर आपकी स्पीड कम है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सब में वर्ड लिमिट तक पहुंचूंगा, तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है उसमें प्रॉब्लम आएगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं कि आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर्स रहते हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ कीबोर्ड में काफ़ी प्रॉब्लम रहता है। आपके पास कौन सा कीबोर्ड आ जाए उस पर बहुत वो इम्पेक्ट करेगा। अगर आपका घर पे अगर आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपकी स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट है, पर वहाँ पे आपको बहुत ही बकवास वाला कीबोर्ड मिल गया, तो वहाँ पे भी आपकी जो वर्ड लिमिट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी स्पीड पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके जो मेंटल स्टेटस है वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वर्ड लिमिट को इतना माइंड में नहीं लेना है। ठीक है, आप कीबोर्ड चेंज करवा दोगे फिर भी वो भी कीबोर्ड ऐसा ही आएगा कि आपके घर जैसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या माइंड में रखना है कि मुझे जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से आंसर करना है, कंसाइज वे में आंसर करना है और टाइम का ध्यान रखना है। अगर आपने 4 में से 3 अगर क्वेश्चन बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से लिखे और एक क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और सामने किसी ने चारों क्वेश्चन लिखे पर चारों के चारों एवरेज लिखे, फिर भी आपको मैं बता सकता हूं कि जिसने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसको ऑलवेज वो 3 क्वेश्चन वाले से ज़्यादा मार्क मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इज़ द मेन थिंग। आपका अगर टाइम मैनेजमेंट ही अच्छे से नहीं हुआ तो आप जो है मार्क्स में है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो टाइम मैनेज अच्छे से करना है। आपके माइंड में पता होना चाहिए कि 10 मिनट है उसमें मुझे ये 15 मिनट है उसमें मैं ये 10 मार्कर का क्वेश्चन कर लूँगा और जो 25 मिनट है उसमें मैं 15 मार्क वाला है वो क्वेश्चन कर दूंगा। तो ऐसे आप अपने जो माइंड में है वो बिठाइए कि मैं इतने टाइम में इतना लिख लूँगा, इतना वर्ड लिमिट भी हो जाएगा और हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सोचने का भी टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 15 मिनट है और मैं 30 वर्ड्स पर मिनट लिख लेता हूँ तो ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे आपको सोचने का, स्ट्रक्चर बनाने का भी टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो वो सब इम्पैक्ट करेगा वहाँ से। तो टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे से। फिर आता है पॉइंट वाइज मैनर में लिखना। आपको अगेन स्ट्रक्चर की बात ही है ये कि आपने इंट्रो बॉडी कंक्लूजन लिखा है, पर आप बॉडी में फिर क्या करोगे? छोटा सा एक ऐसे हेडिंग बनाओगे और फिर पता है कि वहाँ पे जो लिखने में है वो बहुत प्रॉब्लम आता है। तो क्या करना है? ब्लॉक लेटर में लिखना है, कैपिटल में लिखना है और फिर क्या करना है? नीचे से फिर आपको ऐसे 1 करके लिखना है, फिर 2 करके लिखना है, फिर 3 करके लिखना है। तो ऐसे उसको जो एग्जामिनर है उसको पता चलेगा कि 1 यानी यहाँ से एक पॉइंट बता रहा है बंदा, दूसरा बता रहा है, तीसरा बता रहा है। ऐसे पॉइंट वाइज मैनर में ऑलवेज लिखने का ट्राई करना है। सिर्फ मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में आपको कभी पॉइंट वाइज में नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ऐसे पॉइंट वाइज मैनर्स में लिखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। अगर कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है तो क्या कर सकते हैं? ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बोल्ड और वो सब तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे आपको है कैपिटल लेटर में लिखना है, तो उससे जो चेकर है उसका ध्यान वहाँ पे जाएगा कि ये स्पेसिफिक चीज़ है वो बताना चाहता है बंदा। ठीक है, तो पॉइंट वाइज मैनर हो गया। फिर आता है प्रैक्टिस विथ अ टाइम लिमिट। जो मैंने आपको बताया कि आप अगर घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे स्टार्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो आप ऐसा रखिए कि मेरे पास 2 क्वेश्चन है तो आधा घंटा है, इसमें मैं इतने क्वेश्चन हो जाएंगे।
कि फिर 15 मिनट है, इसमें ये 10 मार्कर है वो मैं लिख लूँगा और उसका जो है वर्ड लिमिट भी उतना मैं अचीव कर लूँगा। तो आपको जो भी खुद से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने लिए, तो वो भी आपको टाइमर रख के ही करना है। क्यों? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जब भी आप प्रैक्टिस करें तभी ध्यान रखना है कि टाइमर रखिए अपने पास, टाइम लिमिट रखिए खुद के बारे में, और जो है टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर हो जाए ऐसा ही ट्राई करना है। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, कीबोर्ड का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से कुछ आपके पास विगल रूम रहे ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लास्ट आता है गिव एटलीस्ट 5 मार्क्स। 5 डिस्क्रिप्टिव मार्क्स है वो आपको देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको प्रैक्टिस मॉक का जो डिस्क्रिप्टिव वाला मॉक है वो लेना है तो आप ले सकते हैं। हमने वहाँ पे 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक्स दिया है और वहाँ उसकी क्वालिटी एकदम जो है एग्ज़ाम जैसे ही रखी है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से हम रिव्यू देंगे कि क्या कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट आप, और वो सब वहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से मॉक देना है, और मॉक से है जो प्रैक्टिस है वो होगा, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो रहा है वो पता चलेगा, और ऐसे भी रहेगा कि कोई टेक्निकल क्वेश्चन आ गया तो मैं उसे कम टाइम में कैसे टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रिप्टिव के बारे में। आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है और ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर मेरा सही रहेगा और सारे के सारे क्वेश्चन है मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ, उतनी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आप श्योर रहेंगे कि 35 के 50 आउट ऑफ 35 प्लस आपको मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अप्रोच ऑब्जेक्टिव्स। अभी जो ऑब्जेक्टिव्स है वही मेरिट बनाता है, वो आपको पता ही होना चाहिए कि जो मेन गेम है वो ऑब्जेक्टिव का है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा कि अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, एवरेज आपने अटेम्प्ट करे हैं, तो आपको 35 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे। और अगर आपने कुछ अच्छे से बहुत अच्छे 2-3 क्वेश्चन उसमें से बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो 42, 43 उतना मार्क आएगा। पर ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि जिसमें जो मार्क है वो बहुत ही ज़्यादा भी आ सकते हैं और बहुत ही कम भी आ सकते हैं। कि किसी का अच्छा प्रिपरेशन नहीं रहा, कि अच्छा अटेम्प्ट नहीं रहा, तो उसको 25 मार्क भी आएंगे, और अगर किसी का बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट रहा है तो उसको 45 मार्क्स भी आएंगे। तो जो मेन जो मेरिट बनाता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव बनाता है। 30 क्वेश्चन है, पर जो हमारा मेन जो है वो यही रहेगा कि यही डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू में जाएंगे, और इंटरव्यू में अगर आपको कम मार्क आएंगे फिर भी आपको कैसे जो फाइनल लिस्ट है उसमें आना है, वो सब सिक्योर यहाँ से होता है। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं ईएसआई के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो 2 पार्ट होंगे, वहाँ पे तो पार्ट नहीं आएगा, पर मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ईएसआई में क्या है, क्या क्या कवर कर सकते हैं हम। फर्स्ट आता है पीआईबी फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर 15। हम सोच रहे हैं कि हमारा एग्जाम है वो अक्टूबर 19 को है, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईबी है उसको होलिस्टिकली कवर करना है। उसमें जो स्कीम आ गई, कुछ नया अप्रोच आ गया, कुछ नया रिपोर्ट आ गया, कुछ भी वहाँ पे पीआईबी पे आया है जो हमारे सिलेबस से रिलेवेंट है, तो आपको वो पता होना चाहिए। कितने मंथ का हो गया ये, आई थिंक ये 6 मंथ का हो गया। अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ हो गया, तो 6 मंथ का पीआईबी आपको अच्छे से कवर होना चाहिए। कौन सी स्कीम आई है उसके स्कीम के बारे में सब पता होना चाहिए आपको, तो तभी आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो स्कीम वाले क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। दूसरा, आपको ओवर जो स्कीम लोग क्या करेंगे कि 100 स्कीम कर लेंगे, कि 200 स्कीम कर लूँगा मैं, अच्छे से सबका पता कर लूँगा, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट 6 मंथ में जो पीआईबी में आई हुई स्कीम्स है, जो पीआईबी में न्यूज़ में है स्कीम्स, उसी स्कीम्स से हमारा जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये सर्टेनिटी रहेगी। ये आप सोच सकते हैं कि लास्ट के जो 3, 4, 5 ईयर्स हम देखेंगे तो 6 मंथ में जो भी कोई स्कीम अगर न्यूज़ में है वही स्कीम हमारे एग्जाम में आएगी, उससे बाहर का कोई स्कीम नहीं आएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं बहुत सारी स्कीम पढ़ लूँगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो 6 महीने हैं उसमें ये स्कीम्स आई है, उसमें फिर आपको देखना है कि मेरे सिलेबस से कौन सी स्कीम्स अच्छे से मैप होती है। वो स्कीम आपको पता चल जाएगी, फिर उस स्कीम को आपको अच्छे से पढ़ना है,
उसकी गाइडलाइन से भी आपको पता होना चाहिए कि उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसका एक्सक्लूजन पॉइंट्स क्या है, उसका टारगेट्स क्या है, और उसका जो अच्छे से जो है वो परफॉर्मेंस कौन सा स्टेट कर रहा है या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो वो सब चीज़ें अगर जब आपके माइंड में होगी अच्छे से, तभी आप है वो जो ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर। अभी न्यूज़पेपर में बात ये है कि अगर आप अच्छे से पहले से अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे से पहले से ही पढ़ना चाहिए। पर अगर आपने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आपको अभी से स्टार्ट करना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसमें जो ओपिनियंस आते हैं वो पढ़ने हैं, अपना खुद का ओपिनियन बनाना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको दो चीज़ों में काम आएगी। फर्स्ट, आपको जो इंग्लिश लिखना है, जो टाइप करना है इंग्लिश, उसमें आपको इंग्लिश पे है वो अच्छा सा क्या हाथ लग जाएगा कि ये ग्रामेटिकल एरर अगर हो रही है तो अगर आप बार बार पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपकी गलतियां है वो कम हो जाएगी। सेकंड, जो फेज 2 में जो हमारा क्वेश्चन आंसर वाला डिस्क्रिप्टिव आता है, अगर उसमें ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो भी आप अपने अच्छे से जो है वो बता पाएंगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आप अपना खुद का ओपिनियन है वो बना पाएंगे, ठीक है। और हमें तो क्या करना है, हमें तो इंटरव्यू में जाना है। तो इंटरव्यू में तो नेसेसरी हो जाता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। आपको क्या आया है न्यूज़ में वो पता होना चाहिए, अभी न्यूज़ साइकिल में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, कि कौन सी स्कीम है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की बात हो रही है, कि ये स्कीम है उसको एक्सटेंड क्यों किया गया है। अगर किसी ने अच्छा सा ऑपेड बनाया है कि भाई मनरेगा पे ऑपेड आ गया कि रूरल डिस्ट्रेस और मनरेगा है वो कैसे लिंक्ड है या फिर लिंक्ड है भी या नहीं, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपकी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तभी आपके माइंड में आएंगी और तभी आप अपना खुद का ओपिनियन बना पाएंगे। अगर इंटरव्यू पैनल आपके सामने बैठा है और अच्छे से कोई ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने जो है इतनी सारी स्कीम रट ली है तो मुझे वो आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपना कंसाइज और परफेक्ट ओपिनियन बताना पड़ेगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो ये फेज 2 और इंटरव्यू दोनों में आपको काम आएगा। और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो वो आपको पता ही है कि जो फाइनेंशियल वाले न्यूज़पेपर आते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, मिंट हो गया, बिजनेस लाइन हो गया, वो सब जो है वो आपको न्यूज़पेपर है वो पढ़ने हैं अच्छे से। उसमें आपको सब नहीं पढ़ना है, पॉलिटिकल वाला और वो सब नहीं पढ़ना है। सेम चीज़ आपको सिलेबस से मैप करना है कि सिलेबस क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर वो सिलेबस से आपको लगे कि ये कनेक्टेड है तभी आप उसको पढ़ेंगे। वो कैसे होगा, जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने का उतना ज़्यादा जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है न्यूज़पेपर पढ़ने का तो आपको जल्द ही स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई भी, अगर आप बात करें कि कोई भी कोचिंग है वो आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर सकती है कि न्यूज़पेपर में ये आया, पर अगर आपको खुद का ओपिनियन बनाना है, अगर आपको खुद को बेटर पर्सन बनाना है कि मैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो हो मेरा, तो वो आपको खुद को पढ़ने से ही आएगा। और वो आप जब खुद ओपिनियन पढ़ेंगे, अपना ओपिनियन बनाएंगे और इंटरव्यू में आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज़ है वो मुझे बहुत हेल्प कर गई, ठीक है। तो न्यूज़पेपर है वो आपको पढ़ना अगर शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए, और इसमें लेट नहीं करना है। हमें सिर्फ फेज 2 ही नहीं देना है, हमें इंटरव्यू भी देना है और हमें आगे भी बढ़ना है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से माइंड में रखनी है, न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है वो सब आपको पता होना चाहिए, और वो जो है इंग्लिश में भी काम आएगा और जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी काम आएगा, ठीक है। तो अभी से पढ़ना है, अगर आपने पिछला पढ़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें कोई वो नहीं है। पर आप क्या करेंगे कि आपको पता चलेगा कि ये न्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आप एक गूगल सर्च कर लीजिए, देख लीजिए उसमें कुछ आया है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बजट। बजट सबको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है। फेज़ 1 में भी है, बजट में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ गए, 5-7 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो बजट है वो फेज़ 1 में भी इम्पोर्टेंट था, फेज़ 2 में भी इम्पोर्टेंट है। उसको पूरा आपको होलिस्टिकली कवर करना है। उसमें जो फाइनेंस वाली न्यूज़ है वो कवर करना है, एग्रीकल्चर वाली, रूरल डेवलपमेंट वाली, स्कीम्स वाली, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। किस में किसका कितना एलोकेशन है वो आपका पता होना चाहिए। पर कैसा,
अगेन सिलेबस से मैप कीजिए कि सिलेबस में क्या लिखा है कि स्वच्छ भारत मिशन लिखा हुआ है सिलेबस में, तो उसका अलोकेशन है वो आपको पता होना चाहिए। पर अगर अननोन वाली कोई भी एक स्कीम है उसके बारे में आपको एलोकेशन पता नहीं होगा तो चलेगा। रेलेवेंस कहाँ होगा, आपको सिलेबस से ही आपको पता चलेगा कि रेलेवेंट है कि नहीं है। तो बजट हमने किया है अच्छे से कवर, हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो बजट आप देख सकते हैं। और उसके बाद आता है इकोनॉमिक सर्वे, सेम गोज फॉर इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल भी है वहाँ पे कि मनरेगा के बारे में भी बताया गया है उसमें, और जो गवर्नमेंट है वो क्या सोच रही है वो आपको पता चलेगा। ओपिनियन बनाने में भी बहुत सही रहता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो स्कीम्स चल रही है उसका अपडेट क्या है, उसमें क्या अभी खामियां क्या है, वो सब भी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो इकोनॉमिक सर्वे भी आपको अच्छे से कवर करना है। 3 चीज़ें हो गई हमारी, पीआईबी हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। ये 3 है वो हमारे कोर पिलर हो जाएंगे कि जिसमें से आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा। और अगर आपने ये अगर होलिस्टिकली कवर किया है तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका जो सिलेक्शन है वो फेज 2 में भी जो इंटरव्यू है उसमें भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा मेजर रिपोर्ट्स। अभी मेजर रिपोर्ट्स में एकदम अंदर नहीं जाना है, पर कौन से रिपोर्ट है, HDR हो गया, SDR हो गया, SDG इंडिया वाला हो गया, मॉस्पी वाला रिपोर्ट हो गया, वो अभी मैन और वुमन वाला रिपोर्ट आया था, ग्रो वाला एक रिपोर्ट आया था, तो वो सब रिपोर्ट है उसके बारे में आपको जो इंडिया का उसमें अपडेट है वो क्या है वो पता होना चाहिए। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल लेवल पे है वो क्या चल रहा है। सपोज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो उसमें लिखा होगा कि ग्लोबली ये है, ग्लोबली इन सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसमें वर्ल्ड है उसमें लैग कर रहा है, इंडिया कहाँ पे बहुत अच्छा कर रहा है और इंडिया कहाँ पे लैग कर रहा है, वो सब चीज़ें वहाँ से आपको पता चलेगी। तो रिपोर्ट्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसका एक रेलेवेंस वही भी रहता है कि वो रिपोर्ट में से आपको जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो भी पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल RBI में आता ही है हर साल, तो ऐसा नहीं है कि नाबार्ड में नहीं आएगा। नाबार्ड में भी अगर ऐसा पूछ लेंगे कि SDR रिपोर्ट में से कुछ उठा लिया और उसमें से आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट है वो आपको अच्छे से, ये है जो मेन रिपोर्ट है, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है, बड़े फ्लैगशिप रिपोर्ट है, उसको ही कवर करना है। किसी भी ऐसे वैसे रिपोर्ट को कवर करने का ज़रूरत नहीं है। अगेन क्या देखेंगे, सिलेबस से रेलेवेंस कितना है वो देखेंगे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स हो गई, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया हमारा, UN का कोई हो गया UN, तो वो सब है वो रेलेवेंट रहता है। पर जो अभी जो वो पासपोर्ट इंडेक्स और वो सब जो रहता है कि उतना रेलेवेंट नहीं है, तो वो नहीं करना है आपको कंसाइज रखना है, अपना जो है रिवीजन है वो बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ESI। अभी ARD में क्या करना है, ARD में मेजर चैप्टर्स है जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री हो गया सॉरी, हाँ, तो मेजर चैप्टर है उस पर फोकस करेंगे आप। अभी जो फेज़ 1 में आपने कवर किया है वही चीज़ें फेज़ 2 में भी रेलेवेंट ही रहेगी। तो फेज़ 1 में जो भी आपकी नोट्स है वही आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। और जो आपको लगे कि ये मेजर चैप्टर है, इसमें फॉर एग्जांपल सॉइल वाला चैप्टर हो गया, तो उसमें आपको फेज़ 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाना है, क्योंकि जो 1-2 जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े टेक्निकल बेस्ड होंगे, पर इतने भी टेक्निकल नहीं कि फिर आएंगे ही नहीं हमें। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर क्वेश्चन था कि सॉइल की जो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था कि उसकी रेंज बताइए। ठीक है, तो वो 3 क्वेश्चन थे, हम सोच सकते हैं कि चलो मुझे नहीं पता है, पर उसके बाद में ही क्वेश्चन था कि प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, उस सब के बारे में था। तो वो एक प्योर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि जो हमें हमने अच्छे से फेज़ 1 किया है और हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, तो हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे बाउंसर क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको नहीं पता होगा आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो उसकी वजह से आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में चला जाऊं और सब जो स्मॉल वाला जो डेटा है वो याद रखने लगूं। ऐसा करना आपके लिए उतना फ़ायदेकारक नहीं होगा। क्योंकि
स्मॉल जो डिटेल्स रहती है वो तो बहुत सारे मिलेगी, पर आपका जो जनरल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे जो है वो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे से बढ़ेंगे। आप अगर इस बार ऐसा सोच लेंगे सॉइल में जो भी दूसरे सारे कंडक्टिविटी वाली चीज़ें हैं, या फिर एनिमल हस्बेंड्री में दूसरी कोई भी अगर नाबार्ड मॉडल प्रोजेक्ट वाला एक एक चीज़ है वो मैं सब याद रख के जाऊँगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका रिवीजन है वो बहुत बल्कि हो जाएगा, और तब जो डेटा मिसमैच है वो हो जाएगा कि इसमें 1 फुट था, इसमें 2 फुट है, इसमें 1 स्क्वायर मीटर था, इसमें 1.5 था, तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा रिटेन करने में के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लेवल से ज़्यादा डीप नहीं जाना है। एज़ कम्पेयर टू फेज़ 1 वहाँ पे थोड़ा डीप होगा क्वेश्चन, ठीक है, पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो मेजर जो चैप्टर्स है जो हमारे सिलेबस से हम अच्छे से मैच करेंगे तो वो आपको देखना है। दूसरा टिप मैं ये आपको ये दे सकता हूँ कि जो फेज़ 1 में जितने भी ARD के क्वेश्चन है उसके बारे में आप सब पता कर लीजिए। ठीक है, तो फेज़ 1 में कौन से ARD के क्वेश्चन आए तो उसके बारे में जो उसका क्वेश्चन था वो उसके बारे में आपके डीप अंडरस्टैंडिंग करिए, उसका जो ऑप्शन था उसके बारे में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करिए, तो जो है आपका जो टनल विज़न है वो हो जाएगा। तो आपको क्या होगा कि अच्छे से आप कवर करेंगे और रेलेवेंट चीज़ें हैं वो आप कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि PYQ है वो भी देख लेंगे। ठीक है, PYQ से आपको पता चलेगा कि सच में वहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने सब इसमें से कवर कर लिया है, डाइव डीपर देन फेज़ 1 जो हमने बात की है। फिर इसमें भी न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है, कि क्या चल रहा है अभी न्यूज़ में, मेज़ के बारे में क्या चल रहा है अभी, या फिर कुछ एक्सपोर्ट हो गया उसके बारे में क्या चल रहा है। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल पाइनएप्पल का एक्सपोर्ट हो गया तो उसका आपको इसमें 1 मार्कर में पूछ लेंगे कि भाई पाइनएप्पल का जो है साइंटिफिक नेम क्या है। तो ऐसे आपको रेलेवेंस चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर में मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट, और सेम गोज फॉर ESI में जो भी है ये न्यू बजट इकोनॉमिक सर्वे ये ARD में आएगा ही आएगा। तो आपको एग्रीकल्चर है वो सब चीज़ें यहाँ पे अच्छे से कवर करनी है, रूरल डेवलपमेंट है वो भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो मैं ये गिवन ले रहा हूँ कि इसमें भी आप जो है ERD वाला कोई भी चीज़ दिखे वो आपको इसमें भी अच्छे से कवर करना है। ठीक है, फिर PYQ के बारे में हो गए, और लास्ट में वही सिलेबस है उसको आपको अच्छे से देखना है। उसमें लिखा होगा कि कौन सी स्कीम है, मनरेगा है, DNRLM है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस में, इसलिए वो डायरेक्टली आता है, इसलिए वो वहाँ पे डीप में जाते हैं। आप कोई भी रैंडम स्कीम को नहीं देख सकते और बोलोगे कि इसमें से बहुत ही डीप में पूछ लेंगे वो लोग। ठीक है, तो आपको थोड़ा प्रैग्मेटिक होना है और अच्छे से देखना है कि सिलेबस से क्या मैच हो रहा है, रेलेवेंस है तभी मैं इसको अपने नोट्स पे डालूंगा और रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हमारी ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर अगेन सेम चीज़ आएगी कि जो मॉक है वो आपको देना है, अच्छे से देना है मॉक, एनालाइज करना है मॉक, पर रेलेवेंट मॉक्स देना है। अभी हर साल यही होता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि फेज़ 2 का जो मॉक्स है वो उतना अच्छा कहीं पे मिलता नहीं है, पर मैं आपको इसलिए आज एग्जांपल लेके आया हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद ने 3 बार जो है वो मेंस दिया हुआ है नाबार्ड का, तो मुझे पता है रेलेवेंस क्या है, कैसा क्वेश्चन आता है, कितने डीप में वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको स्निपेट दिखा रहा हूँ कि जो हमारी मेंस की जो 10 मॉक की सीरीज़ है हमारी, वहाँ से ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो उससे आपको पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम है उसमें कैसा लेवल आता है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो ये है 2 मार्कर वाला क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्या आप देख सकते हैं कि स्कीम X इज़ अ नेशनल एक्शन प्लान designed to skill marginalized communities. The scheme's primary objective is to elevate the skill levels of target youth by offering both long-term and short-term training program. ठीक है, launched by Ministry of Y in 2020 and 21, the central sector scheme aims to enhance the skills of these groups to improve their employability in both self and wage employment opportunities, thereby supporting their socio-economic development. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाता है कि मिनिस्ट्री का नाम उन्होंने हटा दिया, फिर स्कीम का नाम ही हटा दिया, इसकी स्कीम कौन सी आपको पता ही नहीं चलेगा,
और नीचे पूछेंगे भी नहीं वो लोग कि ये कौन सी स्कीम है, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज अंडर स्कीम एक्स। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी नहीं लिखा होगा कि स्कीम कौन सी है। तो इससे आपको ये पढ़ के पता चलेगा कि स्कीम कब लॉन्च हुई है, कि 2021 में लॉन्च हुई है, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फिर वो क्या कर रही है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ बातें हो रही है, और फिर वो क्या कर रही है कि सेल्फ एंड वेज एम्प्लॉयमेंट की बातें हो रही है। तो उससे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आप क्वेश्चन देखेंगे सोचेंगे, क्वेश्चन देखेंगे सोचेंगे, फिर आपको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दक्ष स्कीम है। तो ऐसी स्कीम का क्वेश्चन वहां पे आएगा और आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वो आपका साथ कब होगा कि आपने अच्छे से स्कीम पढ़ी है, उसके बारे में आपको सब पता है, तभी आपको एक सिग्नल मिलेगा और आपको पता चलेगा कि हाँ ये स्कीम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे वो एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये 2 मार्कर वाला क्वेश्चन था। अभी मैं आपको 1 मार्कर वाला जो क्वेश्चन है वो दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो 1 मार्कर है वो काफ़ी अच्छे लेवल का आए थे लास्ट ईयर, और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। कैसा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही क्वेश्चन आई थिंक मेंस में आया था। तो क्या था, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि अमन सिंह एक बंदा है जो डॉक्टर आम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन के बारे में बात करेगा। फिर नीचे आपको देंगे कि इसके बारे में क्या क्या है। तो हाउएवर अमन फेसेस सम चैलेंजेस, फिर वो चैलेंजेस बता रहा है, और फिर उसके बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ द डॉक्टर आम्बेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ द इंटरेस्ट सब्सिडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिनारियोज could lead to Aman being ineligible for the interest subsidy and why। ऐसा पूरा डीप में क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन अगेन कहाँ से, पीआईबी में से आएगा। ठीक है, आपको उसमें से जो होगा वहाँ से ही वो कट कॉपी पेस्ट करके ही आएगा, और उसमें से वो केस स्टडी बनाएगा। फिर ऐसा क्वेश्चन है, और दूसरा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 3 केस दे दिया हो, एक अमन दे दिया हो, एक दूसरा पर्सन भी ऐसा नाम दे दिया होगा, और उसमें से वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बंदा है इसकी इनकम है ये 7 लाख है, ये बंदा है इसकी इनकम ये है, उसके घर पे ये प्रॉब्लम है, ऐसा लिखेंगे। और फिर नीचे जो ऑप्शन होंगे उसमें बताएंगे कि अमन है वो एलिजिबल है, पर पर्सन ए है वो एलिजिबल नहीं है, पर्सन बी है वो एलिजिबल नहीं है। तो 1 मार्कर में भी आपको ऐसे जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको हमारी मॉक में मिलेंगे। जो फेज 2 की मॉक है, हमने अच्छे से पूरा ट्राई किया है कि जो एग्जामिनेशन में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आता है वो हम कवर करें, और अच्छे से कवर करें। 10 मॉक्स है हमारे, अगर आपको देखना है तो आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के, बहुत ही मेहनत करके हमने ये मॉक्स बनाए हैं। ठीक है, आई होप आप सबको फेज 2 है उसको कैसे अप्रोच करना है वो आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा। आप अगर कॉन्फिडेंट है तो आप अच्छे से अपनी पढ़ाई है वो चालू कर दीजिए, और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।